वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है उसका नाम इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसमें हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग करके हम डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी भी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है या किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करना हो तो उसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एक्सलेशन को मेज़र कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सलेशन को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम स्पीड जैसे गाड़ियों की स्पीड होती है, अलग अलग गाड़ियों की स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग रोड के किनारे पे ये लिखा होता है हाईवे पे कि यहाँ पर स्पीड इतनी है, यहाँ पे स्पीड इतनी है। उस स्पीड से अगर हम ओवर राइडिंग करते हैं हम तो क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर लेता है और इन्फॉर्म कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने ओवर राइडिंग करी हुई है। तो उससे पता चल जाता है कि उस स्पीड रेंज से अगर कोई ज़्यादा स्पीड से चला रहा है तो उसे हम वो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर लेता है उसकी स्पीड को, ठीक है, और बता देता है। इसके अलावा हम उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग करके हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो हम अलग अलग स्पीड या फिर हम टॉर्क या फिर एक्सीलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर टेम्परेचर को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है जिनका सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे, फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, टॉर्क और टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन चैप्टर है इसे स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेबस आपको दिख रहा है यहाँ पर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है यूज फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट। तो उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है जो डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, एक्सीलरेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, टॉर्क को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल काउंटर्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सब जो सिलेबस में हमारे हैं वो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये सब हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंथी भी है। इसे हम जो हमें ऑप्शनल क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं उन्हीं को हम देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सिर्फ उन्हें देखते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपका इजीली ये चैप्टर टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए और आप इसके एमसीक्यू भी कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हमें डेफिनेशन बताई होगी इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, ये तो पता ही है, डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, थ्योरी पेपर आना है, ठीक है। तो वैसे ही हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर का मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी वस्तु की क्वालिटी चेक करनी है तो क्वालिटी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसी वस्तु का मेजरमेंट करना है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम नहीं देखते, ये डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन पूछे नहीं जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमें पता ही होता है इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट को किन किन कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट ले लो, इन 5 कैटेगरी में हम उसे क्लासीफाई कर ही सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करने की, ऑटोमेटिक एंड मैनुअली इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है सेल्फ कॉन्टैक्ट एंड रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। फिफ्थ है एनालॉग एंड डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपके 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं 5 कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हम इसमें देखते हैं, पहला कौन सा है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब आप समझते होंगे, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं, मतलब कंप्यूटर द्वारा ऑपरेटेड होते हैं, ठीक। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट को तो हम कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैनुअली क्या करते हैं, मैनुअली कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने स्केल ले लिया, ठीक, या फिर माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा ही हमने। तो माइक्रोमीटर से हम क्या करते थे, डायमीटर वगैरह मेजर करते थे, वस्तु को बीच में रख देते थे माइक्रोमीटर के, वो एनविल से फिक्स करके उससे मेजरमेंट करता था। अगर मैनुअली हम ये काम करते थे तो वो कहलाता था मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। और वही काम अगर उसमें क्या होता था, डिजिटल मीटर लगा होता था या फिर वो ऑटोमेटिक हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका, ऑटोमेटिक कहलाएगा, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट।
जैसे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, आपका किसी वस्तु पे कोई काम करना है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, ऑटोमेटिक। और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैनुअली ऑपरेट करके हम मेजर करते हैं तो वो कहलाते हैं मैनुअली। जैसे अगर बात करें कोई गाड़ी चल के जा रही है किसी रोड पे से, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, टैकोमीटर लगा होता है। टैकोमीटर काम होता है स्पीड को मेजर करना, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन आप उसे मैनुअली ऑपरेट करें तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट के होते हैं दो तरह के होते हैं, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे आपको सिंपल पूछ सकता है कि ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट आर डिफाइंड एज विच आर ऑपरेटेड कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। मैनुअल ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच आर ऑपरेटेड बाय ह्यूमन। तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ह्यूमन द्वारा ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला देखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन कौन सा है, सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड। सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड, तो सेकंड टाइप देख लेते हैं आगे। सेकंड टाइप है सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड। सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड, देखो इसमें देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ पावर को जनरेट करके मेजरमेंट करते हैं। मतलब उसमें कोई उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना, मतलब अगर मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं लेकिन मेजरमेंट के लिए वो उसमें कोई पावर नहीं दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें हम थर्मोमीटर ले लेते हैं। थर्मोमीटर से बुखार नापा जाता है, तो थर्मोमीटर में क्या करते हैं, वो थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर मेजर करा जा रहा है। मान लो टेम्परेचर कहीं का मेजर करना है थर्मोमीटर से, तो उसमें ये थोड़ी नहीं थर्मोमीटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे या कोई एनर्जी देंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, ऑटोमेटिक उसमें एनर्जी जनरेट हो जाती है। मतलब वो आप जैसा कॉन्टैक्ट में लाते हैं बॉडी के, तो हीट ट्रांसफर होती है और हीट ट्रांसफर से क्या करता है, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। मतलब वो हीट को लेके अपने अंदर मोशन स्टार्ट कर देता है। मतलब एक तरह से एनर्जी को क्या होता है, सेल्फ जनरेट करता है। तो जो सेल्फ जनरेट करते हैं, इसे चलाने के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए, वो होते हैं सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई देनी है। जैसे टैकोमीटर है, तो टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा चलते हैं और होते हैं सेल द्वारा। सेल वगैरह उसमें डाल दो तो वो चलता रहता है, तो सेल द्वारा चला सकते हो या फिर एनर्जी द्वारा। एनर्जी कौन सी दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें पावर देनी पड़ती है चलाने के लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेल्फ पावर को जनरेट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट दोनों तरह के होंगे, सेल्फ जनरेटिंग वाले भी होंगे और पावर ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड में क्या होगा, आपको पावर देनी होती है, सेल्फ वाले में खुद ही वो अपने आप पावर को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे सही से। तो यहाँ पे सेल्फ जनरेटिंग और पावर जनरेट ऑपरेटेड, इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। वो आपसे कह देगा कि थर्मोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ जनरेटेड है, पावर ऑपरेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। एक एक करके जो इंस्ट्रूमेंट्स के हम बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस में आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए दिए भी है, जैसे इन्होंने दिया कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया यहाँ पे कह रहे हैं सेल्फ जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर द आउटपुट इज सप्लाइड एंटिटी बाई द इनपुट सिग्नल, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी आउटसाइड पावर इज परफॉर्मिंग ऑन फंक्शन। सेल्फ जनरेटिंग की बात कर रहा है। सेल्फ जनरेटिंग का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये दिया है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, वही है। थर्मोमीटर में जो मरकरी होती है उसके एरिया क्या होता है, वो सेल्फ पावर को जनरेट कर देता है। वार्डन प्रेशर ये जो होता है ऑटोमेटिक क्या करता है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है, उसमें चेंज आते हैं, ऑटोमेटिक वो पावर नहीं देनी पड़ती आपको। तो ये इंस्ट्रूमेंट दिए, जैसे पिटोट ट्यूब होता है यहाँ पे। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रख लेना, सब एग्जाम्पल ये हो जाएंगे यहाँ पे सेल्फ जनरेटिंग के, ठीक है। और जो बाद वाले आपको एग्जाम्पल दिए ये सब किसके हैं, ये सब हैं पावर ऑपरेटेड के। तो पावर ऑपरेटेड के एग्जाम्पल एक बार देख लेना आप, और ये ऊपर दिए सेल्फ जनरेटिंग के, तो आप दोनों एग्जाम्पल एक बार देख लेना। आपको कोई भी एग्जाम्पल देगा पूछेगा सेल्फ जनरेटिंग है पावर ऑपरेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्टैक्ट एंड रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं वो सेल्फ कॉन्टैक्ट के कारण ही क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्टैक्ट कारण ही मेजरमेंट कर लेते हैं। और कुछ होते हैं जो रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे क्या करते हैं, मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो गए जिसका हम यूज़ करके करते हैं, यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते समय वो क्या करेगा, जैसे वर्क पीस है यहाँ पे नीचे वर्क पीस है, और उस इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना है, सेल्फ कॉन्टैक्ट में लाया उसके, ठीक है। कॉन्टैक्ट में लाया उसके बाद उसने सरफेस का मेजरमेंट करा। जैसे सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी थे सरफेस के कॉन्टैक्ट में ला जा रहा था, तो उस टूल को तभी तो मेजरमेंट कर रहे थे। तो कुछ होते हैं सेल्फ कॉन्टैक्ट
तो कॉन्टैक्ट के बाद ही मेजरमेंट करते हैं। कुछ होता है रिमोट इंडिकेटिंग। रिमोट इंडिकेटिंग का मतलब क्या, जैसे अगर मान लो कोई सिग्नल भेजा आपने, जैसे टैकोमीटर जो होता है, टैकोमीटर में क्या होता है, एक लाइट जाती है, गाड़ी के पहिए पे एक लाइट जाएगी, वो टकरा के वापस आ जाएगी, और जो गई उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, वापस लौट के आई, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसके डिफरेंस से वो क्या करता है, स्पीड निकाल लेता है गाड़ी की। अगर मान लो उसकी फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा अंतर आ गया तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पावर लॉस ज़्यादा हो गया। अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो पावर लॉस कम होता है। तो टैकोमीटर क्या करता है, रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो सॉल्व कॉन्टैक्ट के कारण ही मेजरमेंट करते हैं, कुछ होते हैं रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने हमने अभी तक पढ़े थे सरफेस को मेजरमेंट करने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे वो सब सेल्फ कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट ही थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिफ्लेक्शन एंड नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें अगर मान लो कोई भी डिफ्लेक्शन आता है, चेंजेस आता है, तो उसी चेंजेस को हम मेजर करके उसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अगर मान लो जैसे हमारे क्या होता था, सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम सरफेस मेजर कर रहे हैं, स्केल हमारा 0 लाइन पे है, ठीक, और 0 लाइन पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो उस समय तो वो सही है उसका सरफेस, लेकिन जैसे उसका पॉइंट इधर या उधर आएगा तो इसका मतलब क्या, 1 पर आया, मान लो 2 पर आया, जिस पर सुई घूमी आपकी, तो इसका मतलब क्या, सरफेस में कुछ रफनेस है, तो वो क्या कर सकता है, डिफ्लेक्शन कर सकता, डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसमें मीटर में, उसके जरिए मेजरमेंट कर सकता है। और साथ में कैसे मेजर कर सकता है, नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी कर सकता है। नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, द इक्विपमेंट नल कॉसिंग इफेक्ट then provide a measure of the unknown quantity. A deflection type instrument is that which is physical effect generated. मेनली क्या होता है, नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको, मतलब पहले आपने डायरेक्ट मेजर करी और बाद में मेजर करी, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखता है। जो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, पहले आपका 0 पे सेट है स्केल, उसके बाद में चेंजेस आ गया, तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन के आधार पे अपनी मेजरमेंट करा। और नल आउटपुट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में हम सुई जो होती है 0 वगैरह पे सेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जैसे वेट मेजर करना है तो डायरेक्ट तराजू हमारा रखा होगा, तराजू पर हमने वस्तु को रख दिया और उसका मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखते हम, उसमें क्या देखते हैं, मेनली हमारा वेट कितना है। मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन के आधार पर मेजरमेंट कर जाता है कि कितना चेंजेस आ गया। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई डिफ्लेक्शन से मतलब नहीं है, बस उससे ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ होते हैं डिफ्लेक्शन के आधार पे। और ये तो पता ही है आपको, अगला जो टाइप, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कौन से कहलाएंगे, एनालॉग कहलाएंगे जो नॉर्मली हम कह सकते हैं, नॉर्मली जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे स्केल वगैरह, ये सब कैसे हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही तो हैं। और जो डिजिटल होते हैं, डिजिटल का क्या बेनिफिट होता है, उसमें डिजिटल मीटर लगा होता है, जिससे क्या करते हैं आप स्पीड वगैरह किसी भी चीज़ को डिजिटली मेजर कर लेते हैं, जिससे मेजरमेंट करने में भी कम टाइम लगता है। जैसे अगर मान लो किसी गाड़ी की स्पीड मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, गाड़ी में ऑडोमीटर लगा होता है, ऑडोमीटर लगा होता है, जो गाड़ी होती है गाड़ी में इस तरह मीटर लगा होता है जिसमें सुई दिखाता है मीटर कितनी स्पीड चल रहा है, स्पीड वगैरह दिखाता है, वो क्या लगा होता है, ऑडोमीटर लगा होता है। तो ऑडोमीटर क्या है, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ही तो है। लेकिन अगर मान लो हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसमें जैसे स्केल वगैरह होते हैं, तो स्केल वगैरह है, ये कैसे हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप क्या करते हैं, स्केल से बाकायदा पूरी कैलकुलेशन करके मान निकालते हैं। ये माइक्रोमीटर हो गया, जो हमारा माइक्रोमीटर सीधा सिंपल माइक्रोमीटर होता है, वो क्या हो गया, एनालॉग माइक्रोमीटर। तो डिजिटल में क्या होता है, जो रीडिंग होती है वो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, एनालॉग में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब स्टार्ट होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन होगी हमारी। क्लासिफिकेशन के बाद देखते हैं मेजरमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे किस किस इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्लेसमेंट हम किन किन इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पहला हमारा टॉपिक आप कह सकते हैं सही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी तक हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा था बस इंस्ट्रूमेंट्स का, किस किस तरह में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर डिस्प्लेसमेंट का आपको मेजरमेंट करना है, कोई वस्तु में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उस मेजरमेंट को हम किन किन इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर देखना चाहो देख सकते हैं, चलो एक लाइन देख लेते हैं। मेनली अगर हम बात करें मेजरमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ठीक, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको बता देते हैं गाड़ी का इंजन होता है, गाड़ी का इंजन, उसमें क्या होता है, ये सिलेंडर होता है, ये पिस्टन होती है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, ये हमारी इससे क्या होती है, इससे हमारी एक क्रैंक कनेक्ट होती है, क्रैंक से क्रैंक क्या करती है, इसके बाद घूमती है। तो आपको अगर मान लो जितनी स्पीड से ये आपका ये क्या करेगा, ये कनेक्ट पिस्टन आगे पीछे घूमेगी, उतनी जल्दी जल्दी ऑयल का बर्निंग करेगा। तो ये आप मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कितना किस स्पीड से ये मेजरमेंट कर रहा है, तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे
हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पिस्टन है वो इधर और इधर आने जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इतना। अगर हमें पता चला कि इतनी यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी डिस्टेंस करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं कि ये टोटल, अगर बात करें हम टोटल आराम से निकाल सकते हैं। 1 घंटे में कितना बार ये आगे पीछे घूमेगा और कितना ये बर्निंग करेगा ऑयल का, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को, मतलब कि हमारी जो पिस्टन है वो आगे पीछे कितनी बार हो रही है, ये कैसे हो रही है, कितने टाइम लगा रही है डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो सब इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का काम करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। खासकर हम जो ऐसे इंजन वगैरह होता है, इंजन में जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, पिस्टन होती है, पिस्टन के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे मेज़र कर सकते हैं। साथ ही मान लो कोई हमारे गाड़ी है, तो गाड़ी में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके जरिए से पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो पावर ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट जो होगा उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने टाइम में उसे मेजरमेंट करना है। तो एक तरह से कई इक्विपमेंट होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, अलग अलग डिवाइस का डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, यहाँ पे ये हमारे एक डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आगे ट्रांसड्यूसर। तो आपसे एक चीज़ यही पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विच वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रांसड्यूसर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और साथ में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा किस एनर्जी को ये किस एनर्जी में कन्वर्ट करके मेजरमेंट करता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, थ्योरी देखते हैं पहले, फिर बताते हैं इसके बारे में। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, मेन आपको क्या पढ़ना है, कौन सा डिवाइस का क्या काम है। साथ में आपको ये देखना है किस एनर्जी को ये किस एनर्जी में कन्वर्ट करके मेजरमेंट करता है, बस। पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ना कोई डायग्राम से आपको मतलब है। ठीक है, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या देख लिया यहाँ पे, स्ट्रेन गेज क्या है, इज अ पॉजिटिव टाइप रेजिस्टेंट ट्रांसड्यूसर which convert a mechanical displacement into a change of resistance. It is the most commonly used transducer for the measurement of displacement. ठीक, the resistance gauge is essentially a fine wire which change its resistance when mechanically strained due to physical effect. Its length and cross section area vary and a change of electrical resistivity also occur. A transducer perform following function: detect the sense the present change of physical quantity being measured, provide a proportional output signal। देखो बहुत सिंपल है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है एक समझ लो पहले। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर बात करें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है, तो उसमें भी हमारा ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है। ट्रांसड्यूसर का मेनली काम क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है। मतलब अगर मान लो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उससे हम कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आपने देखो कई बार रेस होती है, रेस, तो रेस के लिए क्या लगा देते हैं, वो डिवाइस लगा देते हैं आपके पैरों में, बांध देते हैं घड़ी टाइप में। वो जो बैंड बांधते हैं उसमें क्या होता है, जब स्टूडेंट दौड़ रहा है, जो भी दौड़ रहा है, पार्टिसिपेटर दौड़ रहा है, दौड़ते समय जब उसकी वो किस गति से दौड़ रहा है, ये सब ट्रांसड्यूसर बता देता है। कैसे, देखिए ट्रांसड्यूसर से क्या होता है, जैसे मान लो मैकेनिकल जो डिफॉर्मेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे। मान लो आपने किसी वस्तु को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, ये चेंजेस आपके क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस आते हैं। और फिजिकल चेंजेस, ये जो चेंज आए इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसके कारण क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि वस्तु यहाँ से यहाँ तक मूव करिए, तो वस्तु के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल। अगर मान लो किसी वस्तु पर हम पत्थर मार रहे हैं, तो वो एनर्जी कौन सी होती है, वो नॉर्मली अगर बात करें फिजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मशीन द्वारा हम पावर ट्रांसमिट करने में यूज़ करें। मतलब एक मशीन के जरिए, मशीन के पार्ट से दूसरे मशीन के पार्ट तक एनर्जी प्रोवाइड करानी है आपको, तो ये क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर मान लो मेनली ट्रांसड्यूसर का काम समझ लो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज़्यादातर ये कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे अगर मान लो कोई बंदा है जो दौड़ रहा है, उसके पैर पे हमने क्या करा था, ट्रांसड्यूसर को बांध दिया,
तब वो जब दौड़ेगा तो दौड़ने के बाद उसके कितना उसने डिस्प्लेसमेंट तय करा है, तो उस ट्रांसड्यूसर में हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग को देख कर पता कर सकते हैं कि उसने रनिंग कितने टाइम में करी है। तो इसी तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं। तो मेनली इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है जो इंजन वगैरह होते हैं, इंजन में जो शाफ्ट आपके सिलेंडर के ऊपर, जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो इंजन के अंदर होने वाले डिस्प्लेसमेंट को ये इजीली मेजरमेंट कर पाता है। तो मेनली आप यही याद रखना, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या करता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को रेजिस्टेंस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कई सारे रेजिस्टेंस उसमें लगे होते हैं जिसके जरिए क्या होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव एनर्जी, तो मेनली क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच आर यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, किसी भी तरह के चेंजेस को दिखाता है ये। तो इसी तरह से ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर और होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर को हम सेल्फ जनरेटिंग टाइप भी कहते हैं। सेल्फ जनरेटिंग क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर आर सेल्फ जनरेटिंग टाइप, दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे चलाने के लिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है उस डिस्प्लेसमेंट की एनर्जी को यूज़ करके क्या करता है, उस फिजिकल फेनोमेना को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जिससे क्या करता है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा देता है सिग्नल के फॉर्म में कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। और इसमें हमारे जो एग्जाम्पल है आप याद रखना, सेल्फ ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमारे कौन कौन से हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमारे थर्मोकपल्स होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक, ठीक है, और पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं। और जो हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, इसे चलाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, एलवीडीटी इंस्ट्रूमेंट होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, तथा थर्मोमीटर होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स होता है, स्ट्रेन गेज डिवाइस होता है। तो जो ये डिवाइस हैं, ये डिवाइस कैसे हैं, एक्सटर्नल पावर वाले हैं, जिन्हें हमें चलाने के लिए पावर देनी पड़ती है, जिसे पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ये ट्रांसड्यूसर, आपको इसमें ट्रांसड्यूसर के टाइप देख लेते हैं आगे, ठीक है। एक एक करके हम सभी ट्रांसड्यूसर के टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर में हमारा जो पहला टाइप हम देखते हैं कौन सा है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेटें हैं यहाँ पर, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। ये दोनों प्लेट क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर। ये इसके बीच में क्या होता है, क्रिस्टल भरा होता है, क्रिस्टल मटेरियल भरा होता है, जिसके क्या हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उससे हम क्रिस्टलाइन मटेरियल यहाँ पे लेते हैं। तो ऐसा क्रिस्टलाइन मटेरियल लेते हैं जिसमें से आसानी से करंट का फ्लो हो सके। तो यहाँ बीच में क्रिस्टलाइन मटेरियल को भर देते हैं, ये ऊपर और नीचे के लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। और जब ऊपर से हम क्या करते हैं, कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो कितना फोर्स लगाने पर उसमें कितना, जो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कितना लगाया हमने, उसे मेज़र कर सकता है ये आउटपुट वोल्टेज के रूप में, ठीक है। आउटपुट दे देता है हमें ये। देखिए इसकी वर्किंग समझ लीजिए आप, ठीक है। वर्किंग में क्या होता है, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट उसके साथ कुछ गैप पे है, इसके कांटेक्ट में होता है, हल्के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी चेंजेस आ रहा है, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई हमारा टूल लगा हुआ है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना ये क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। तो इस पर क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगेगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इस पर फोर्स लगेगा, और जो क्रिस्टल होगा वो दबेगा, प्रेस होगा। तो जो फोर्स लगेगा, तो जितना अधिक फोर्स लगेगा उतना इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जितना कम फोर्स लगता है उतना इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या करता है, जितना कह सकते हैं फोर्स के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, और उससे भी करता है आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट पावर में दिखा देता है, डिजिटल मीटर में दिखा देता है रीडिंग कि कितना फोर्स लगा रहा है। तो उसका जितना फोर्स लग रहा है उसका मतलब क्या, उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे वो फोर्स के रूप में कन्वर्ट करके फोर्स को क्या करता है, वो डिजिटल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके शो कर देता है। मतलब हमारा जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, ये क्या एक तरह का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए फोर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं कि फोर्स उसके ऊपर कितना लगाया जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो जो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उतना इसके ऊपर फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है उससे क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये डिजिटल मीटर में कन्वर्ट करके उसे शो कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ गए आप। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या है, एक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस को क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस और स्ट्रेसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो बस आपको यही इतना याद रखना है।
तो इसमें आपको याद रखना है, तो जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर होता है इसमें कौन से मटेरियल भरे होते हैं, बीच में क्रिस्टलाइन मटेरियल भरे होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। और इसमें फोर्स को हम क्या करते हैं, फोर्स जो होता है एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और मैकेनिकल एनर्जी के कारण मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं देखने, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगला हमारा ट्रांसड्यूसर होता है रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर और देख लेते हैं। तो हमने अभी तक दो देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर की अगर बात करें, ये हमारे, इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। जो हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वेरिड रेजिस्टेंस, ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस चेंज और रजिस्टिविटी चेंज। मतलब किसी वस्तु में अगर कोई मैकेनिकल वेरिएशन आ रहा है, मतलब उसमें कोई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, हमने अरेंजमेंट इस तरह से करा है कि उसमें कोई मैकेनिकल चेंजेस आ रहा है, तो उस मैकेनिकल चेंजेस को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें मान पता चलेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मान लो किसी वस्तु के टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो उसे भी ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे हमें पता चल जाता है किस तरह कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर किसी वस्तु में रजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रेन में कोई चेंज आ रहा है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन के चेंजेस को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाद में कन्वर्ट कर देगा, और जिससे पता चल जाएगा इजीली कि आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मेनली जो रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होते हैं इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके मेजर कर लेते हैं। तो आपको ये याद रखनी है इक्वेशन, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। नॉर्मली हमारी इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर ए होता है एरिया, जिस एरिया में आपका कोई भी कह सकते हैं चेंजेस आ रहा है। एल की होती है लंबाई, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी होती है, आर क्या होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक होता है ये, और ये क्या होता है, रो क्या होता है प्रतिरोधकता, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो होता है, आर क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। तो और इससे रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल। तो इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर इज, तो ये हमारी क्या है, मेटल कंडक्टिंग इक्वेशन है ये, ठीक है, कितनी रेजिस्टिविटी है उसकी। तो मेनली देखो यहाँ पर तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है, मैकेनिकल वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को वो क्या करता है रेजिस्टेंस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल रेजिस्टेंस चेंजेस वाला क्या करता है, वो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रजिस्टिविटी चेंज में क्या करता है, जो रेजिस्टेंस चेंज आते हैं उसमें मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये क्या कर देता है, वो मेजर कर लेता है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करने वाले अलग अलग डिवाइस हो गए यहाँ पर। इसके अलावा एक डिवाइस होता है हमारा लीनियर एंड एंगुलर मोशन पोटेंशियोमीटर। लीनियर एंड एंगुलर मोशन पोटेंशियल मीटर, ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। लीनियर एंड एंगुलर मोशन पोटेंशियल मीटर की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, इस तरह से आपको एक डायग्राम होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, इसमें इस तरह डायग्राम दिया है। यहाँ पर एक आर्म है, ये आर्म किसकी है, ये आर्म होती है उस डिवाइस की जिस डिवाइस में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आगे पीछे मोशन करेगा, और आगे पीछे मोशन करेगा, तो ये आर्म क्या होती है, स्लाइडर से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है, तो रेजिस्टेंस एलिमेंट वो कॉन्टैक्ट में आता है, टच करता है। तो जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वस्तु पे, मतलब ये किस तरह के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, लीनियर एंड एंगुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा। मतलब अगर मान लो किसी वस्तु में लीनियरली कोई चेंज आ रहा है, लीनियरली मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, तो लीनियरली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे ही हमें बता देगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उस मैकेनिकल चेंजेस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे क्या होता है उसे 1 मीटर में शो करके आसानी से शो कर देता है कि कितना मान चेंज हो गया। और इसके अलावा क्या करता है, ये एंगुलर मोशन है, कोई एंगुलर मोशन को भी ये कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला डिवाइस है ये कौन सा है, लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर। तो मेनली जो हमारा लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर है, तो ये वाला जो डायग्राम दिया इसका सिर्फ क्या काम है, हमारे मेनली 2 तरह के डिवाइस होते हैं, लीनियर एंड एंगुलर पोटेंशियो, ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर मोशन पोटेंशियोमीटर होते हैं। लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर का ये डायग्राम दिया हुआ है। लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर काम होता है लीनियर डिस्टेंस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसे मेजर करना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा डिवाइस जो हमारा होता है, दूसरा क्या है, रोटेटरी मोशन पोटेंशियोमीटर। रोटेटरी पोटेंशियल मीटर हमारा क्या होता है, रोटेटरी मोशन पोटेंशियोमीटर काम होता है, अगर मान लो कोई वस्तु कोई भी शाफ्ट क्या कर रही है, घूम रही है,
तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे ये मेज़र करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, रोटेटरी मोशन पोटेंशियोमीटर क्या करता है, किसी वस्तु में कोई जो रोटेशन हो रहे हैं तो उसके कारण जो डिफरेंस ये कह सकते हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसे मेजरमेंट करता है रोटेशनल मोशन पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वैसे नाम से क्लियर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, विच डिवाइस आर यूज टू मेजर द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के लीनियर मोशन पोटेंशियोमीटर यूज होता है। विच डिवाइस आर यूज टू, मेनली अगर बात करें रोटेटरी मोशन के लिए कहता है, तो रोटेटरी मोशन के लिए आपका कौन सा आ जाएगा, रोटेटरी मोशन के लिए आ जाएगा रोटेटरी मोशन पोटेंशियोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे ये डिवाइस हमारा इंपॉर्टेंट है एलवीडीटी, ये और देख लीजिए। एलवीडीटी क्या है हमारा, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पहले इंपॉर्टेंट है ये भी। एलवीडीटी की फुल फॉर्म होती है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। इसका काम क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक, ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है, अलग अलग कॉइल जोड़ी हुई हैं। ठीक, कॉइल जोड़ी हुई हैं। ये मेजरमेंट कैसे करता है, द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी इज द मोस्ट वेडली यूज्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर टू ट्रांसलेट लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये क्या करता है, ये जो डिवाइस दिया हुआ है ये लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है एलवीडीटी क्या होता है, एलवीडीटी एक ऐसा डिवाइस होता है, ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु में होने वाले लीनियर डिस्प्लेसमेंट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे रीड कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, उसका मेजरमेंट कर सकता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आर्म होगी जिसका मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करना कैसा लीनियर, तो उस वस्तु की आर्म को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं बीच में, किसके साथ, यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं आर्मचर के साथ, आर्मचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आर्मचर जो होती है फेरोमैग्नेटिक कोर होती है यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में हमारी आर्मचर होती है जिसके साथ हम क्या कर देते हैं, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे कनेक्ट कर देते हैं। और ऊपर और नीचे क्या है, यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग है यहाँ पे। उन बाइंडिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पे करंट का फ्लो होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद क्या होता है, जब हमारा वो लीनियर मोशन करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जो करंट होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जितना ही आगे पीछे होगा उतना उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, और जितने चेंजेस आते हैं उसे ये डिजिटल मीटर में शो करके उसे रीड कर लेता है। ठीक है, तो मेन इतना ही काम है। तो एलवीडीटी क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आपको याद रखना है ये चीज़। दूसरा डिवाइस हमारे एक है आरवीडीटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आरवीडीटी के बारे में।